स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, यानी वो सभी एग्जाम जिनका 10+2 लेवल का सिलेबस है वो उसमें वो हमारी मैथ काम आने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल एमएस स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे, हम बेसिक मैथ की सीरीज में हम फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन सीखा था। अब हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे। फिर मैंने अगर आपको 2-3 फ्रैक्शन दे दे तो उनमें ये पता लगाना कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, ये भी बताया था। बहुत सी टाइप में आपको ये बताया था। अब अगर आपको बताऊंगा कि अगर हमें 2 फ्रैक्शन दे दे या 3 दे दे तो हमें उनको जोड़ करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, वो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो जब मैंने आपको बेसिक मैथ की पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब भी हमें फ्रैक्शन दे दे तो हम उनको जोड़ कैसे करेंगे, उसमें मैंने आपको एलसीएम लेके नहीं, आपको बेसिक मेथड से बताया था, क्योंकि हमने उस टाइम एलसीएम की बेसिक क्लास नहीं की थी। तो पहला बेसिक मेथड क्या कहता है, कोई भी फ्रैक्शन की, जैसे 2/3 हो गया और 3/4 हो गया, अगर उनका जोड़ करना है या फिर माइनस करना है तो बेसिक मेथड हमारे पास क्या था, मैंने क्या बोला था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 का 4 से करना है, इस 2 का 4 से, फिर हमें इस 3 का 3 से करना है, और बीच में जो भी सिंबल है हमें वैसे की वैसे ही रहने देने हैं, और नीचे इन दोनों का गुणा कर देना है। जो अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा वही इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड या माइनस करने का रिजल्ट होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम सेकेंड मेथड में आपको क्या बताऊंगा, मैंने एलसीएम और एचसीएफ को आपको बता दिया है। अगर वही इन दोनों फ्रैक्शंस को एलसीएम और एचसीएफ से जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास अगर फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास हर है उनका एलसीएम लेना है, हमें हर का एलसीएम लेना है और देखना है कि हर एलसीएम में कितने बार गुणा किया गया है। तो जब हम 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जब संख्याओं के हम गुणज लेंगे तो उन गुणजों में जो सबसे छोटा भी होगा और सब दोनों में कॉमन भी होगा वह उनका एलसीएम होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब हमें देखना है कि ये 12 इससे कितना गुणा है। तो हमने क्या देखा, ये इससे 4 गुणा है। तो जितना गुणा ये एलसीएम संख्या से हर से होता है उतना हमें अंश से करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये कितना गुणा है, 4 गुणा है, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब हमें इससे कंपेयर करना है, ये कितना गुणा है, ये कितना गुणा है, ये हमारे पे यहाँ पे 3 गुणा है, तो इसको 3 गुणा कर देना है। 3 इंटू 3 अपॉन एलसीएम 12। अब आप देख रहे हो कि यही हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है और यही हमारे पास एलसीएम में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का बेसिक मेथड क्या था कि आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे ये करो, आप दोनों में आंसर सेम ही आएगा और तरीका भी सेम है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो। और आपको अगर बड़ी वैल्यूज दे जाए तो आपको जो आपका आंसर जल्दी आ सके, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ भी आ जाओगे। मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कौन सा मेथड, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन हमारी वैल्यूज इस टाइप से होती है कि कई बार हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर जल्दी आता है और कई बार एलसीएम में लेके आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जब भी हमें संख्याओं का भिन्नों का हमें गुण प्लस और माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ गुणा करना, गुणा करना। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको 2 फ्रैक्शन दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, उनका गुणा करना हो तो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि मान लो 2/3 को गुणा करना है 3/4 का। तो हमें क्या करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको गुणा में क्या करना है, आपको अंश से गुणा करना है, सॉरी। तो आपको स्टूडेंट्स क्या याद रखना है कि आपको गुणा में क्या करना है कि आपको अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और
कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 हो जाएगी और यहाँ पे 3 × 4 हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको गुणा किससे करना है। अगर भिन्न फ्रैक्शन का गुणा हो रहा है तो आपको अंश को अंश से और हर को अंश से। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हमें फ्रैक्शन में गुणा कर रहे हो तो अगर यहाँ पे कोई भी हर किसी भी अंश से अगर कट रहा है तो उसे काट सकते हो। यहाँ पे अगर 3 इसका हर है, इसके अंश से कट रहा है तो आप काट सकते हो, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप इसको 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा सीधा आंसर कितना आ रहा है, ऊपर 1 रह गया हमारे और नीचे 2 रहेगा। क्या इससे इतना आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 4 3 12, यानी हो जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमें फ्रैक्शन का गुणा करना हो तो आपको क्या याद रखना है कि अब हमें अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है। या फिर अगर जो भी अंश या हर एक दूसरे से कट रहे हैं उनको आप काट सकते हो, फ्रैक्शन को इजी बना सकते हो। अगर नहीं बनाना तो आप सीधे गुणा कर लो और जो आंसर है उस हिसाब से आप इजी बना सकते हो। बस आपको गुणा में इतना याद रखना है कि जब भी हमें फ्रैक्शन में गुणा करना है तो आपको क्या करना है, आपको अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमें फ्रैक्शन में भाग देना हो तो कैसे देंगे, फ्रैक्शन का भाग। जैसे एग्जांपल ही वही फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2/3 में हमें भाग देना है 3/4 का। फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, 3/4। अगर हमें इस फ्रैक्शन में इसका भाग देना है तो जब हम भाग देते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हमें एक बेसिक फॉर्म क्या पता होती है कि हमें 3 में 4 का भाग लेते हैं तब, सॉरी बहुत छोटा हो, 3 में हम जब 4 का भाग देते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम क्या ऐसे नहीं लिखते 3/4। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है क्या या नहीं कट रही। ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ऐसे लिखने में। ठीक है। तो आपको जब फ्रैक्शन का भाग दिया जाए तो आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना। आपको 2/3 पहली फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही रहने देना है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरी फ्रैक्शन से भाग दे रहे हो तो आपको क्या करना है कि दूसरी फ्रैक्शन को उल्टा करके, यानी उसमें अंश व हर की पोजीशन चेंज करके गुणा कर देना है। तो आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है और अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, यानी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9। तो हमारे पास जब हम 2/3 में 3/4 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8/9 आएगा। समझ में आया। दूसरा चीज़ मैंने इसको उल्टा क्यों करवाया, चलो इसको सिंपल मेथड से देखने। जब हम 2/3 में भाग देते हैं किसका, 3/4 का, 3/4 का, तो हमें पता है कि जब भी हमें भाग देते हैं तो 2/3 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा 3 से, 3/4 हो जाएगा। ये फॉर्म बनेगी और ये 4 ऊपर चला जाएगा वापस घूम के। तो ये क्या हो गया कि हमें क्या देख रहे थे, हम दे तो भाग रहे थे, यहाँ पे हो रहा है गुणा, और कैसे हो रहा है, फ्रैक्शन को उल्टा करके। तो आपको समझ में आया कि जब भी हमें दो चीज़ों का समझ में आया कि जब हमें फ्रैक्शन का गुणा करना हो तो हमें अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है, और जब भी हमें फ्रैक्शन में भाग देना हो तो हमें दूसरी फ्रैक्शन से गुणा कर देना है और अंश व हर की पोजीशन चेंज करके गुणा कर देना है, या फिर फ्रैक्शन को दूसरी को उल्टा करके गुणा कर देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा वही है, फ्रैक्शन का रियल आंसर होगा, भाग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स से हमने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा डिटेल में। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन बेसिक रूप से दशमलव संख्या का ही रूप है। जब हम दशमलव संख्या को एक पूर्णांक या पूर्णांक संख्या के रूप में दिखाना चाहते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, जहाँ पे दोनों अंश और अंश हर इंटीजर होते हैं। ठीक है। तो आप दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे कैसे, उसे बदलने का तरीका क्या है, वो हमें आज पता लगाना है। ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली, अगर आपके पास दशमलव संख्या को मैंने कितने टाइप में पढ़ाया था, 3 टाइप में पढ़ाया था। कौन सी, शांत दशमलव संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर क्या पढ़ाया था,
अशांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसमें मैंने दो टाइप से पढ़ाया था। कौन से? एक तो रिपीटिंग हो रहा था और एक नॉन रिपीटिंग हो रहा था। ठीक है, अगर आपके पास अगर आपके पास पहला शांत दशमलव संख्या हो तो शांत दशमलव संख्या, उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? अगर पहली बार आपको शांत दशमलव संख्या दे दिए और बोले इसको भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे? ठीक है, आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमें शांत दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हो तो हमें क्या करना है? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0.25। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हमें देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट है। शांत दशमलव संख्या क्या होती है कि एक फिक्स अंतराल के बाद, एक फिक्स डिजिट के बाद संख्या का अंत हो जाता है। पॉइंट के बाद में संख्या चलती नहीं रहती है। ठीक है, तो हमें पॉइंट, जब भी हमें शांत दशमलव संख्या को डेसिमल में या फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमें क्या देखना है कि पॉइंट के बाद में हमारे पास कितने डिजिट है। पॉइंट के पास हमारे पास जितने भी डिजिट हो, हमें संख्या में नीचे बट्टे में क्या करना है कि एक के बाद उतने जीरो लगा देने। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये हमारे पास 2 जीरो आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है। क्या बन गई है? कि फ्रैक्शन। क्या, कौन सी फ्रैक्शन है? ये 25/100 की फ्रैक्शन बन गई। अब हमें देखना है कि इस फ्रैक्शन में आपको कुछ भी कट रहा है या नहीं कट रहा, यानी एक ऐसा कोई वैल्यू या HCF इन दोनों का आ रहा है या फिर बेनिस्ट कुछ कॉमन आ रहा है तो हम काट सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 25 के जब हम मल्टीपल लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, 50 आ रहा है, 75 आ रहा है और 100 आ रहा है। हमने क्या देखा कि 25 एक ऐसी संख्या है जिसका मल्टीपल में यानी गुणजों में 100 भी आता है, यानी 25 100 को काटेगा। अब कितनी बार काटेगा? तो ये गुणज कितना नंबर का गुणज है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने क्या देखा कि 25 के पाड़े में भी 100 आ रहे, उसका गुणज भी 100 है, ये 4 बार काटता है तो यहाँ से सीधे कट जाएगा 4। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/4। बेसिक मेरे कहने का क्या मतलब था कि जब भी हमें पॉइंट में संख्या दी जा रही है, अगर वो शांत दशमलव संख्या है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे पॉइंट के बाद में जितने डिजिट आ रहे हैं दशमलव संख्या में, उतने संख्या के नीचे हर में बट्टे में एक जीरो, एक के बाद उतने जीरो लगा देने। और अगर हमारा संख्या कटना पॉसिबल है, यानी कि अगर फ्रैक्शन में कोई कॉमन आ रहा है तो संख्या, तो उसको काट देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, 2 नंबर पर क्या कह रहा है कि अगर हमें अशांत दशमलव संख्या दे दी जाए, उनका कैसे पता करेंगे? अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये दोहराव वाली, यानी दोहराव वाली संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्या का डिजिट्स का एंड तो नहीं हो रहा, लेकिन एक फिक्स पैटर्न में डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा 1 12.24333। मैंने क्या बोला था, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? 12.243 के ऊपर बार। तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे संख्या का एंड नहीं हुआ है, यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि इस संख्या को हमें दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, यानी इस संख्या को हम दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको समझाया था, मैंने शायद पहली क्लास में आपको नंबर्स में बताया भी हुआ है कि इस संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या याद रखना है कि अगर इस संख्या को आप दशमलव संख्या में बदलना हो तो आपको पहले संख्या को इस फॉर्म में लिखना है। समझ में आया कि पहले आपको संख्या को इस फॉर्म में लिखना है, ये से नहीं कि आपको संख्या को खोल के लिखना है। यहाँ पे अंकों को छोड़ देना है और एक डिजिट पर, 2 डिजिट पर जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है उतने पे बार लगा के संख्या को इस फॉर्म में बनाना है। फिर आपको क्या करना है? आपको पूर्ण संख्या लेनी है। पूर्ण संख्या यानी इस संख्या में आपको क्या करना है? बार को और पॉइंट को भूल जाना है, पूरी संख्या ले लेनी है। क्या करना है कि बार को और पॉइंट को भूल जाना है और पूरी संख्या ले लेनी है। फिर उसमें से घटाना क्या है? आपको घटाना है कि जितनी संख्या में बार नहीं है उतनी संख्या को घटा देना है। जिस पे
बार नहीं है, बार नहीं है, उनको घटा देना। और बट्टे में क्या लिखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लिखने। यहाँ पे जितने डिजिट पर बार है, जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखने, उतने 9। और जितने डिजिट पर बार नहीं है दशमलव के बाद में उतने 0। जितने डिजिट पर है बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0। समझ में आया कि आप एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। समझ में आया कि आपको क्या याद करना है कि हमें एक संख्या को बार फॉर्म में बनाना है पहले, फिर हमें क्या करना है, बार और पॉइंट को एक बार भूल जाना है और हमें पूरी संख्या लिखनी है। फिर उसमें से जितने अंकों पे बार नहीं है उनको लिखना है और उनका डिफरेंस करना है। फिर बट्टे में क्या लिखना है कि जितने डिजिट्स पे बार है उतने तो हमें 9 लेने हैं और जितने डिजिट्स पे पॉइंट के बाद बार नहीं है उतने हमें 0 लेने हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैंने क्या बताया, यह हो जाएगा 12,243 पूरी संख्या है। उसमें से घटाना क्या है, बार वाला छोड़कर, यानी 1224 घटाना है। बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, जितने डिजिट पर बार है उतने 9, यानी एक डिजिट पर बार है एक 9 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने पर बार नहीं है उतने 0, ये आ जाएगा। ये संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, तो 12,243 में से 1224 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 11,000 तो रह जाएगा और 1200 चले गए, फिर 24 यानी कितने बन गए, 16 और 3 19, 11,019 हमारे पास ऊपर आंसर आ गया और नीचे बट्टे में आ गया 900। यानी ये हमारा इस संख्या का फ्रैक्शन फॉर्म बन गया है। इस संख्या का फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया। ठीक है, तो समझ में आया कि जब भी हमें शांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, वो भी रिपीट वाली डेसिमल को हमें जब फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। हमें पहले संख्या को बार वाली फॉर्म में चेंज करना है, फिर हमें देखना है कि पॉइंट और बार को एक बार छोड़ देना है और हमें पूरी संख्या लेनी है। उसमें से जितने डिजिट पर बार नहीं है उनको घटाना है, संख्या बना के अंतर ले लेना। फिर बट्टे में क्या लिखना है, हमें जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखने हैं और जितने डिजिट पर बार नहीं उतने 0 लिखने। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पढ़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। पहले मैंने क्या बताया था, पहले जब मैंने जोड़ करना बताया था तो मैंने एलसीएम निकालना बताया था, वहाँ पे सिर्फ मैंने उन दो हरों का एलसीएम निकालना बताया था, भिन्नों का नहीं था। वो हमें जोड़ करने के लिए हरों का एलसीएम निकालना पड़ता है। अगर हमें पूरी भिन्न का एलसीएम पूछे या फिर भिन्न का एचसीएफ पूछे, 2 भिन्न दे दे 3 भिन्न दे दे, अगर हमें उनका एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, जब भी हम भिन्नों का एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि जब जो हमारे पास अंश है भिन्नों में उनका हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, अंशों का एलसीएम लेना है और बट्टे में क्या लेना है, हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ठीक है, तो जब हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हमें क्या लेना है कि अंशों का तो हमें एलसीएम लेना है भिन्नों के, यानी जितने भी भिन्नों का एलसीएम निकालें उनमें जो सभी अंश है उनका हमें एलसीएम निकालना है और बट्टे में क्या लेना है, उन भिन्नों में जो हर है उनका एचसीएफ लगाना है। इसका जो मान आएगा वही उन सभी फ्रैक्शंस का एलसीएम आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाल देना है, अब इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अंशों का तो हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है कि हमें अंशों का एचसीएफ लेना है और हरों का एलसीएम लेना है, हरों का एलसीएम। तो समझ में आया कि जब भी हमें भिन्नों में एलसीएम निकालना तो हमें अंशों का एलसीएम लेना है। ठीक है, और अगर बट्टे में हरों का एचसीएफ लगा देना है।
अगर हमें भिन्नों का एच शेप निकालना है तो हमें क्या करना है कि अंशों का हमें एच शेप लेना है और बट्टे में हरों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल है 3/5, 4/7, 9/11। एग्जाम्पल क्या है 3/5, 4/7, 9/11। अब हमें इन तीन फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, जब भी हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, हमें अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो अंशों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 4, 7 का एलसीएम ऑफ 3, 4 और 9 का अपॉन एचसीएफ ऑफ 5, 7 और 11 का। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 4, 7, 9 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मैंने क्या बताया था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जी उनका एलसीएम होगा। तो देखो, तो 3 और 9 का गुणज तो 9 हो जाएगा सबसे छोटा, 9 और 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, 9 चौक 36 या फिर 9 दूने 18, नहीं हो सकता, यानी 36। तो एलसीएम 3, 4, 9 का कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि एचसीएफ कितना आएगा, 5, 7 और 11 का एचसीएफ कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम संख्याओं को फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो इनमें जो हाईएस्ट होगा और कॉमन होगा वो उनका एचसीएफ होगा। तो आप 5 और 7 और 11 के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, हमें पता है कि ये तीनों अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबरों का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता। इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1 होगा, एक ही इनका कॉमन फैक्टर होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो इन भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हमें एचसीएफ निकालना है इनका। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है, हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। हमें अंशों का तो एचसीएफ निकालना है और बट्टे में हरों का एलसीएम निकालना है। अंशों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, मतलब एचसीएफ ऑफ 349 अपॉन एलसीएम कितना आएगा इनका, 5, 7 और 11 का। ये कितना आ जाएगा, तो 3, 4, 9 का एचसीएफ कितना होगा, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 3 और 9 में तो 3 कॉमन है लेकिन वो 4 में नहीं है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 5, 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा। तो इनका में भी कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। जब भी हमें उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए उनका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 5 × 7 × 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7 पंजे 35 और को 11 करेंगे तो 350 और 385, ये इनका एचसीएफ आ जाएगा। तो आपको एलसीएम और एलसीएफ निकाल सकते हो भिन्नों का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और देख ले हमने कितनी प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 33.333 उसमें क्या ऐड करना है, हमें 3.033 ऐड करना है, 3.033। फिर हमें क्या ऐड घटाना है, उसमें से 2.003 माइनस 2.003। ठीक है, तो क्या हम इनको जब डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट घटा लो इनको पॉइंट्स वाली को, या फिर क्या करो इनको फ्रैक्शन में चेंज करो और वैसे घटा लो। तो हम इनको जब हम देखते हैं कि इन तीनों के, ये तीनों है तो कौन सी संख्या है, शांत दशमलव संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमें पता है कि नीचे फ्रैक्शन के बट्टे में हमेशा 0 ही आएंगे, 0 के अलावा 1 यानी 10 का 100, 10,000, 10,000 ऐसे आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों संख्याओं के पॉइंट के बाद 3-3 डिजिट है, तब तो और ही दिक्कत कुछ बात है ही नहीं सोचने की। यानी तीनों को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इन तीनों के बट्टे में हमें सिर्फ 1000 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपॉन 1000। ये क्या बन जाएगी 0.33 अपॉन 1000। ये क्या बन जाएगी 2003 अपॉन 1000। जब तीनों संख्याओं का हर एक है, तीनों संख्याओं का हर एक है तो हर
कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/1000। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी 3000, सॉरी 33,033, 333 प्लस 3033 प्लस 2000, सॉरी माइनस 2003। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 1/1000 तो रहेगा ही रहेगा, गुणा 33,333 में जोड़ना है हमें कितना 3033 और घटाना है कितना 2003। तो इसमें से ये घटा लेते हैं तो कितना बचा हमारे पास 1030 बच गया। 1030 इसमें जोड़ेंगे तो 33,000 में 1000 जोड़ेंगे 34,000 हो जाएगा, और 333 में 30 जोड़ेंगे तो 34,363 हो जाएगा, 34,363 हो जाएगा। अब जब हमारे पास ऊपर एक ही संख्या है और नीचे बट्टे में 1000 है तो हमें क्या करना है, वापस उसमें 3 का, अगर हमारे बट्टे में 3 जीरो आ रहा है तो पॉइंट लग जाएगा। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, 1 2 3। तो ये क्या बन जाएगी संख्या 34.363। यानी जब हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करके। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 454.58 माइनस, सेम इक्वेशन है ये आप करना, इसको ऐसे, इसमें भी 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लगभग ऐसे इक्वेशन आते हैं। सब में 2 डिजिट है, जहाँ तक आवर्ती संख्या है आपको पहले फ्रैक्शन में बनाना है, फिर कॉमन लेके बाहर निकाल लेना, उनका जोड़ बाकी जो भी करना है वो करके वापस पॉइंट लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्या दे रखा है हमें 0.05 इंटू 5 माइनस 0.05 गुणा 5 माइनस क्या दे रखा है 0.005 गुणा 5। अब हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो पहले इनको सोल्व करेंगे और फिर इसमें से ये घटाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि ऊपर डेसिमल जहाँ दशमलव संख्या है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट के 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो वहाँ पे कितने आ जाएंगे 5/100 बन जाएगा। इसको 5 से गुणा करना है, उसमें से क्या घटाना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो 5/1000 बन जाएगा, उसको 5 से गुणा करना है। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या संख्या बन गई 25/100 बन रहा है, यहाँ पे 25/1000 बन रहा है। तो नीचे हमारे पास हर सेम नहीं है, अरे सेम नहीं है, अरे यहाँ पे 100 है यहाँ पे 1000 है, तो क्या हम इसको जब इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी 10 से करिए नीचे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो आप समझते ही हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 10 से गुणा करिए 250 बन गया और नीचे 1000 बन गया, यहाँ पे 25 माइनस 1000 हो गया। अब हमारे पास हर सेम है तो हम हर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 250 माइनस 25/1000, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 225/1000 आ जाएगी। तो 3 डिजिट है और नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगेगा 3 डिजिट से पहले, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.225। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 0.225 आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत कि यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा गुणा 5, यहाँ पे 3 डिजिट है 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 25/100 बन रही है, यहाँ पे 25/1000 बन रही है, यानी हर बराबर नहीं है। तो क्या हम इन दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी कर रही है गुणा और नीचे भी कर रही है, अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों गुणा किया दीजिए 250/1000 बन रही है 25/1000। यहाँ पे अब हमारे पास हर सेम आ रहा है, हर सेम आ रहा है तो हमने हर को कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बन गया 250 माइनस 25। ठीक है, यह बन गया तो इसमें घटाया 225 बच रहा है, तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है 0.125 0.125 में जोड़ना है 0.027, बट्टे में क्या है 0.125। शायद मिस प्रिंटिंग है, 0.25 है यहाँ पे, माइनस 0.15 है, प्लस 0.09 है।
ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? आपने कभी पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है ए प्लस बी। अगर हमारे पास नंबर्स की पावर ओड हो, यानी विषम हो, और उनका जोड़ हो रहा हो, तो यहाँ पे इनका फैक्टर एक क्या होगा? ए प्लस बी होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा अंदर? ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन का ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर ए क्यूब प्लस यहाँ पे बी है, बी क्यूब, अगर इसको बट्टे में ले आए, यहाँ पे क्या ले आए? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए प्लस बी के। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो ऊपर हमारे पास क्या दिख रहा है हमें? आपको एक चीज़ दिख रही है कि ऊपर 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। तो अगर 0.5 को हमें क्यूब करें तो कितना बनेगा? यही बनेगा 0.125, क्योंकि इसमें 3 बार गुणा होगा और पॉइंट भी 3 डिजिट के बाद बनाएगा। 0.3 का क्यूब कितना होता है? 0.3 का, जब 0.3 को क्यूब करेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन 3 डिजिट है, इसलिए पॉइंट को 3 डिजिट के पहले लगाना पड़ेगा, ये बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 0.5 का क्यूब है और ये 0.3 का क्यूब है। तो हमारे पास ऊपर क्या मिल रहा है हमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल रहा है ना? समझ में आया? फिर नीचे क्या हो रहा है? ये क्या है? 0.5 का स्क्वायर है। 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगे। ये क्या है? 0.3 का स्क्वायर है। और ये क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्चुअली 0.15 क्या होता है? 0.15 होता है 0.5 और 0.3 को गुणा करेंगे, 5 3 15 बन जाएगा, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है? ए गुणा बी। तो हमें क्या मिल रहा है? ऊपर ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल रहा है, और नीचे क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। तो मैंने क्या बताया था? इक्वेशन इसका मान क्या होगा? ए प्लस बी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास 0.5 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.3। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगा 0.8। कोई समझ? क्या कोई दिक्कत? तो आप इसको या तो फ्रैक्शन बना के भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सीधे भी कर सकते हो। ये तो सीधे मैंने बता दिया कि जब भी आपको आगे से ध्यान रखो, ऐसी फॉर्म बने, आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। फिर आपको ये अगर ये इक्वेशन आती है तो आप सीधे तुरंत इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों को जोड़ के तुरंत मान बता दोगे। ठीक है? या अब हम इसको फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है? हमारे पास आंसर था 0.8 आ रहा था, तो संख्या क्या दे रखी है? 0.125। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना बन जाएगा? 125/1000। इस तरफ कितना बन जाएगा? 0 वैल्यू कोई मतलब नहीं करता, जब पॉइंट हटा देंगे तो 1000 बन जाएगा। नीचे क्या आ रहा है? 0.25 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 25/100 माइनस है यहाँ पे 15/100 प्लस है 0.9/100। ऊपर क्या देख रहे हैं? हमारे पास 1000 कॉमन आ रहा है और संख्या कितनी बन गई? 125 और 27 कितने हो जाएगी? 152। तो 1000 गुणा 152 बन रहा है। बट्टे में क्या आ रहा है? इस 25 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। 34 में से 15 गए, कितने बच जाएंगे? 19 बच जाएंगे। ठीक है? तो ये 19 बच रहा है और बट्टे में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तुम्हारे पास वैल्यू क्या है? 152 आ रहा है, 1000 आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया था? अभी जब भी हमें भाग देना हो फ्रैक्शन में तो हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर देना है। ठीक है? ये 100/19 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बचेगा। अब 152 में 19 का भाग देंगे तो आपको पता है 152 में 19 का भाग देने पर क्या आता है? 8 आता है, क्योंकि ये 19 के पहाड़े में जब 8 गुणा करोगे 19 को 152 आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 8/10। 8/10 आ गया, तो नीचे 1 जीरो है तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना आया था 0.8, यहाँ पे कितना 0.8। तो इतना हार्ड नहीं है ये निकालना कि फ्रैक्शन बना के, हम फ्रैक्शन बना के तो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जब वो प्रॉपर्टी याद होगी तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको देख के पता चल जाएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी होगी। आपको बस इतना इतना पहचानना है कि यहाँ पे ए और बी है क्या एक्चुअली में। आपको संख्या को देख के पता लगाना है कि ये 0.5 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, ये यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, ए इंटू बी है। जब आप इतना पता लगा लोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ पे ए प्लस बी होगा। वहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे कैलकुलेशन से थोड़ा फर्क है। ठीक है, ओके। फिर नीचे वाला सेम इक्वेशन है, इसमें क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा, ए माइनस बी का फैक्टर बनेगा और अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इधर लाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी। तो ये इसको सेम ही ये आप करना, ठीक है, और फ्रैक्शन से भी करना। तो ठीक है फिर गाइज, मैंने 2 क्लासेज में फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से बताया। अब आप कहीं पे भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, आप पता लगा लोगे कि कौन सी फ्रैक्शन है। अगर आपको तुलना करनी हो 2-3 फ्रैक्शन की, आप कर पाओगे। अगर गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, भाग देना हो, आप दे पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके, फिर चलो नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसका बेसिक 1-2 क्लास में जितने भी होगा हम कर लेंगे। अब आपको फ्रैक्शन के बारे में कहीं पे भी किसी चैप्टर में अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।